जैसा कि आप लोगों ने व्लॉगिंग चैनल में देखा होगा कि मैंने एक स्टूडेंट को हीथ्रो एयरपोर्ट से पिक किया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह इनका जो एक्सपीरियंस है वो आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा। उसके अलावा कुछ महीने पहले भी मैंने इनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जब मैं पाकिस्तान में गया था, तो वहाँ पर इनके घर में जाके इनके साथ जो प्रोसेस चल रहा था वो भी आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और मैंने ये भी कमिटमेंट की थी इंशाल्लाह जब ये यूके पहुँच जाएंगे तो तब भी इनके साथ बैठ के इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के प्रोसेस के वाले से किसी न किसी तरीके से वो हेल्पफुल हो सके। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई जो कि स्टूडेंट हैं UWS लंदन कैंपस के और इनका जो कोर्स है वो है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, ऑफिशियली वेलकम टू यूके। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो इतने अरसे से मामला लटक रहे थे अल्लाह ने किया तो वो मामला आपके हल हो गए, तो आप खैर खैरियत से यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैसा फ़ील हो रहा है यहाँ यूके में आके, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आने से पहले और जब यहाँ पे आप आ गए हैं तो इसमें कितना आपको डिफरेंस लगा? हाँ जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी अपनी डिज़ायर डेस्टिनेशन में पहुँच के खुशी तो होती है, लेकिन थिंग्स बिट डिफरेंट कि हम वहाँ पे कुछ और सोचते हैं, यहाँ पे कुछ और सोचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्टार्ट है, अभी यूनिवर्सिटी जैसे जैसे कंटिन्यू होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें क्लियर होंगी, सही पता लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगा, ऐसा इंशाल्लाह टफ टाइम नहीं मिलेगा। डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं स्टार्ट में, लेकिन इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे। वही बात है ना, कुछ स्टार्ट में आपको स्ट्रगल करेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ का ज़रूर पे बैक मिलेगा, तो इस पे हमारा बिलीव होना चाहिए। तो वैसे ये जनवरी इनटेक के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह अभी ओपन नहीं हुई। आई थिंक आपकी जो क्लासेस हैं वो 20 से स्टार्ट हो रही है, 20 या 27 से, लेटेस्ट 27। अभी इनके पास अच्छा खासा टाइम है, अपने जो भी चीज़ें इन्होंने अप्लाई वगैरह करनी है वो चीज़ें देख लेंगे। उसके साथ साथ जॉब वगैरह का जो मेन मसला होता है वो इनके पास अच्छा खासा टाइम है, वो भी इंशाल्लाह वो सिक्योर कर लेंगे। आज की वीडियो में जो मेन क्वेश्चन है जिस वजह से इनका प्रोसेस डिले हुआ या क्या क्या इनसे मिस्टेक्स हुई और कहाँ भी मिस्टेक्स हुई, सिर्फ हम उन्हें डिस्कस करेंगे। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है आपको पता ही होता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, आई मीन कोर्स कौन सा है, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आप सोशल मीडिया पे आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इनके जो मिस्टेक्स हैं उनको डिस्कस किया जाए आप दोस्तों के सामने, ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स ना कीजिएगा, अल्लाह ना करे आपका प्रोसेस डिले हो जाए। तो आपसे मुझे बताइएगा कि मसला कहाँ पे है कि इतना आपको प्रोसेस डिले क्यों हुआ या कहाँ कहाँ आपको लगा कि मेरे से मिस्टेक्स हुई, और ज़रा वो शेयर कीजिएगा। मिस्टेक्स कुछ तो ये हुई कि स्टार्टिंग में अप्लाई के टाइम मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं लगाए जो मुझे लगाने चाहिए थे। अपने होम कंट्री के साथ एफिलिएशन शो करनी चाहिए थी। डॉक्यूमेंट से किसकी बात करें, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ या फिर जो यूनिवर्सिटी में जो भी देते हैं वो उस वाले? वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पर। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पर तो वो काफ़ी कम थे, जो कि प्रॉब्लम तो नहीं रही, लेकिन मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया उस वजह से। तो क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं करवाए थे? मैंने सिर्फ सिंपली डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करवाए थे, बैंक स्टेटमेंट, मेरी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे जॉब एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, ये कुछ 5-6 डॉक्यूमेंट्स बनते थे जो मैंने सबमिट करवाए। कुछ एफिलिएशन मुझे शो करनी चाहिए थी होम कंट्री के साथ कि मुझे डिग्री करने के बाद आई हैव टू कम बैक, तो वो वहाँ से लैग किया जिस वजह से मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। ये चीज़ें मैटर करती हैं। और ठीक है, मतलब उनको ये लगे कि यार जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी आप अपने होम कंट्री वापस आ जाएंगे और आपका जो मकसद है पढ़ाई का वो कंप्लीट हो गया और अपने जॉब वगैरह को कंटिन्यू करेंगे, ये आपने चीज़ें उनके साथ अटैच नहीं की? वो अटैच बस एफिलिएशन कुछ होते हैं चीज़ें, वो अटैच नहीं कर की थी, ये वजह। सही। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू आ गया एम्बेसी की तरफ से, तो इंटरव्यू आपका कैसा रहा या फिर उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए? इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा रहा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया। SOP आप बनाते हैं उसके रेलिवेंट ही होता है इंटरव्यू, उसी में से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से पूछते हैं। बीच में जहाँ पे मेरा बेसिकली केस AR पे चला गया था। सॉरी, मुझे पहले ये बताएं कि AR पे आपका केस क्यों गया, क्या वजह थी या कहाँ मसला आया, वो मुझे बताएं। उसमें जो क्वेश्चनिंग हुई थी, उस क्वेश्चनिंग में उन्हें कुछ डाउट हुआ कि नहीं, ये रीज़न नहीं है यहाँ पर आने की, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की, ये वजह थी। यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कुछ पूछा या मेरे बारे में पूछा, मैं कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने उन्हें एक बड़ा इलॉजिकल सा आंसर जो कि उन्हें लगा
वो लॉजिकल आंसर नहीं था, तो जिस वजह से वो फिर वो भी बायस बना मेरे एआर पे जाने का, सॉरी अपील मैं पे आपकी जाने का। बात काट रहा हूँ, तो आप मैं आपको बार बार वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, एम्बेसी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन हो रहा है, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, या फिर यहाँ आने के बाद इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और डेफिनेटली आप नहीं होते हैं, आपको कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ नहीं आया तो आप उसको अज्यूम करके उसका रिप्लाई मत करें। अगर आप ऐसे रिप्लाई कर देंगे, हो सकता है कि उनसे आपसे क्वेश्चन कुछ और किया हो और आप उसका आंसर कुछ और कर रहे हो, जैसा कि अभी भाई के साथ हुआ है, तो आपके लिए वो क्या अगर मामला ख़राब हो सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो, आप उनसे रिपीट करने कहें कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो रिपीट करें ताकि आप उस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकें। तो जी नेक्स्ट केस मेरा अपील पे चला गया, और जब मैंने डिस्कस किया सोलिसिटर के साथ तो वो इतनी नॉट अ बिग डील कि उसको डिफेंड ना किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अपील विन की, लेकिन टाइम मेरा गुजर गया, जिस वजह से मेरा 2024 सेशन से 2025 सेशन मुझे साइन किया गया। जब आप अपील में गए तो इसमें आपकी फ़ीस वगैरह कितनी पे की आपने, होम ऑफिस की कितनी फ़ीस थी, और उसके अलावा इस पर टाइम कितना लगा या उसका प्रोसेस क्या था? एग्जैक्ट 8 मंथ लगे, एग्जैक्ट 8 मंथ अपील लगे। पे आपको 8 मंथ लग गए? अपील की फ़ीस वेरी करती है। अगर आप सोलिसिटर प्रॉपर होम ऑफिस से अटैच करवाते हैं उसकी अपील डिफरेंट है, आप पर्सनल सोलिसिटर हायर करते हैं उसकी फ़ीस डिफरेंट है। होम ऑफिस की फ़ीस आई थिंक सो अराउंड अबाउट 80 पाउंड 120 पाउंड इस तरह है, ठीक है। और जो कि अपील विन के ऊपर रिटर्न टू अकाउंट होती है। सही, और अगर आप वो आपका केस विन हो जाता है और जी। आपको जो फीस है वो रिफंड कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही। वो इस चीज़ में बहुत ऑनेस्ट है। आफ्टर 6 मंथ मुझे मेल आ गई, यू हैज़ बीन सक्सेसफुल। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे फर्दर क्वेश्चनिंग की, बैंक स्टेटमेंट उन्होंने डिमांड की। फिर जो एक क्वेश्चन था जिसको 6 डिफरेंट वेज में पूछा गया, सिर्फ एक क्वेश्चन को उसका आंसर प्रिपेयर करके उन्हें सबमिट करवाया गया अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ वो मुझे मेल आ गई, और फिर विद इन 15 डेज़ मेरा वीज़ा विजिनेट हुआ, पासपोर्ट सबमिट करवाया और वीज़ा मुझे ग्रांट हुआ, एंट्री तो आपने क्लियरेंस मिली। पासपोर्ट जो सबमिट करवाना था आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी थी, या जस्ट उन्होंने कहा था कि आप स्ट्रेट अवे अपना पासपोर्ट सबमिट कराएं आपको वीज़ा मिल जाएगा? स्ट्रेट अवे उन्होंने मुझे कहा था, और हालांकि मुझे पहले सारी चीज़ें पता लग गई हुई थी, टाइमली मेल नहीं देख सका, तो जो कि मुझे थोड़ा सा ज़रा मुझे प्रॉब्लम हुई मेरी जॉब के हवाले से, मैंने अर्ली क्विट कर दी। खैर एनीवे, टाइम टू टाइम मेल्स आपको चेक करनी चाहिए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपील के आफ्टर 6 मंथ के बाद मेरा विद इन 2 मंथ मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 18 नवंबर को 2 मंथ से गो मुझे एंट्री क्लियरेंस की मेल आ गई, लेकिन आफ्टर 1 मंथ मुझे एंट्री क्लियरेंस मिली, तो फिर मैं ट्रैवल किया। ठीक है, जो AR के प्रोसेस पे तकरीबन 6 से 8 माह लग गए थे। एग्जैक्ट 8 मंथ 8 मंथ लग गए थे। उसके साथ इनका जो वीज़ा है वो नवंबर में इशू हो गया था, लेकिन डेफिनेटली अगर आपका जेन्युइन टेक है तो आपको वो स्ट्रेट अवे अप्लाई करने का नहीं कहेंगे। इनका जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम था 3 वीक्स के बाद इनको अभी इन्होंने कहा था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से इस तरह पहुँच चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इशू बनती है जी स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो है जी बैंक स्टेटमेंट। काफ़ी दोस्तों के जो वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं होती। तो उस हवाले से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे आपने मेंटेन की या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इनिशियली वीज़ा अप्लाई करते हुए तो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है आपको स्टैंडर्डली 28 डेज़, ठीक है। वीज़ा अप्लाई हो गया, इन केस अगर आपका वीज़ा स्ट्रेट अवे लग जाता है तो उसमें अमाउंट कितनी होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट अमाउंट में? वेरी करती है, आपकी रिमेनिंग फ़ीस, आप जिधर रह रहे हैं उसकी लिविंग कॉस्ट क्या है पर मंथ की, ये वेरी करती है, इन 2 चीज़ों पे वेरी करती है। अच्छा, इसमें लंदन की डिफरेंट कॉस्ट होगी, लंदन से बाहर आप जा रहे हैं, हाँ, किसी जो और जो यूनिवर्सिटी जिस में जा रहे हैं। साइड जिस सिटी में कैंपस होंगे वो वेरी करेगी। ठीक है, तो इस केस में आपने कितनी अमाउंट रखी थी? मैंने मोर देन इनफ रखी थी, आई थिंक सो कि मेरी 8 मिलियन थी, तो जो कि काफ़ी थी। लेकिन आपका स्टेट में वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो ठीक है, आप सेफ साइड पे रहते हुए इधर पहुंच के आफ्टर 1 और 2 डेज़ आप विड्रॉ कर दें। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है, वो हर एक का अपना सिनेरियो है। तो आप कहने का मतलब है कि आप जैसे आपका वीज़ा ग्रांट हो तो आप उसको फ़ौरन विड्रॉ ना करें, एटलीस्ट इतना वेट करें कि आप यहाँ पे आ जाएं, तो उसके बाद कुछ ही आप- मामला तय कर लें, हाँ। यूनिवर्सिटी से बातचीत हो जाए, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टेटमेंट को तो मैनेज कर लें। आपके केस में आपको AR में जाना पड़ा, तो इसमें क्या किया था आपने? अपनी बैंक स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली थी या आपने कंटिन्यू रखी थी 8 मंथ्स के लिए? मैंने विड्रॉ कर ली थी। बेसिकली मेरे सोलिसिटर ने कहा था कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन एक और मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं जो भी इस प्रोसेस को समझते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हो रही है आजकल, तो तुम ऐसा करो कि बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर लो। उन्होंने मुझे बिफोर टाइम बता लिया, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल रहा। तो मैंने सही। बिफोर डिसीजन, बिफोर उनकी डिमांडिंग एनीथिंग, मैंने मेंटेन कर ली 1.5 मंथ अगो, इस तरह करके। तो जब मेरा
डिसीजन आया तो उसमें उन्होंने डिमांड कर ली, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल और बेनिफिशरी रही। तो इसमें आपने एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर खुदा ना साहब का जो केस है अपील में चला जाता है, आपने क्या करना है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, वो फिर भी डिमांड करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट को आपने मेंटेन करना है और 28 डेज़ के लिए आपके कंप्लीट होने चाहिए, ताकि जैसे वो आपसे मांगे आप उनको टाइमली प्रोवाइड कर सके। अदरवाइज़ फिर वो आपका कोई केस का इशू ना बन जाए या कोई रिफ्यूज़ल ना लग जाए, भैया आपके पास इनफ फंड्स नहीं है तो आप फीसिस वगैरह कैसे मैनेज करेंगे। तो इस चीज़ों के हवाले से आपका किसी भी टेक्निकल और अच्छे कंसल्टेंट के साथ रब्ता होना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि टीबी टेस्ट जो आपको पता है कि उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ होती है और आपका जो प्रोसेस है वो 1 साल तक चला गया था। तो इस केस में आपने अपना टीबी टेस्ट दोबारा करवाया था या आपने नहीं करवाया, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जो मेरा टीबी टेस्ट है, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट बोलते हैं जिसे, मैंने दोबारा रिपीट किया, एक्सपायर हो चुका था, इस वजह से मुझे रिपीट करना पड़ा। आल्दो के मुझसे कोई डिमांड नहीं की गई, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करता है आपके इमिग्रेशन के ऊपर आकर पहुँच कर आपके जेस्चर से डिपेंड करता है ये कि वो आपसे डिमांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ये डिमांडिंग चीज़ें हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले ने आपसे दोबारा डिमांड तो नहीं किया था? यूनिवर्सिटी ने डिमांड नहीं की, ये इमिग्रेशन की डिमांड होती है, एंट्री क्लियरेंस की डिमांड। और ये आपको कंसल्टेंट ने कहा था कि क्या आप करवा लें, हो सकता है कि एग्जैक्टली वो दोबारा आपसे वो पूछ सकें। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आप इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा कि अगर आपका टीबी टेस्ट एक्सपायर हो गया तो आप उसको ज़रूर रिन्यू करवाइएगा, ताकि किसी स्टेज पे खुदा ना से कोई पूछ ले, यूनिवर्सिटी पूछ ले या इमिग्रेशन वाले कोई क्वेश्चन कर लें तो आप उनको टाइमली प्रोवाइड कर सकें। वीडियो एंड करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा वकास भाई का, जो सिनर्जी इंटरनेशनल से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस केस को बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया और डेफिनेटली क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिन्होंने इस चीज़ को बड़े ही अच्छे अंदाज में प्रोसेस करवाया और इतने डिफ़िकल्ट केस को बड़े स्मूथली उन्होंने गो थ्रू करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन क्वेश्चंस के हवाले से, इमिग्रेशन वाले यहाँ पाकिस्तान में या फिर यूके इमिग्रेशन ने इनसे किस किस्म के क्वेश्चन किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। लास्ट में थैंक यू सो मच भाई आपका टाइम देने का। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय फॉर नाउ।